फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल मिशन वर्ल्ड। हम लोग साइंस में जो है पहला चैप्टर देख रहे थे, केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें जो है पार्ट 1 वीडियो दे चुके हैं, ठीक है। और कुछ दिक्कतें था तो इसलिए जो हम ये वीडियो नहीं देने पा रहे थे, तो अब जो है कंटिन्यू वीडियो देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हम लोग जो शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो है केमिस्ट्री में जो हम लोग पढ़े थे, उसमें से रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषाएँ, ठीक। और मैग्नीशियम का फीता जानने के बाद जो किस रंग के साथ जलने लगता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पहला वीडियो में। और जो नहीं देखे हैं वो जो है पहले पार्ट 1 का वीडियो देख लें, उसके बाद जो है पार्ट 2 का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग पार्ट 1 में जो है अंतिम में थे कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं देख रहे थे। तो रासायनिक अभिक्रियाओं की जो विशेषताओं में पहला था गैस की उत्पत्ति, दूसरा था रंग में परिवर्तन, तीसरा था तापमान में परिवर्तन, चौथा था अवक्षेप का बनना, और पांचवा था भौतिक अवस्था में परिवर्तन या अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। तो उसको हम बताए थे कि हम इसको जो है एक एक करके सबको अच्छे विस्तार से जो है इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे जो है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ये सब विशेषताएं देखने को मिलती है। तो पहला है गैस की उत्पत्ति, ठीक है। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हम लोग देखते हैं कि गैस जो उत्सर्जित होता है, उसमें कुछ रासायनिक अभिक्रिया गैस उत्सर्जित होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित हो रहा है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हो रहा है, तो बुलबुला के रूप में देख रहे हैं कि कुछ जो है ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित हो रहा है। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें गैस उत्सर्जित होता है, तो ये उसका विशेषता हो गया। तो जैसे कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होता है, जैसे जिंक के टुकड़े को सल्फ्यूरिक अम्ल में हम लोग डालते हैं तो क्या होता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस तो बनता है, तो इसमें हाइड्रोजन गैस जो है उत्सर्जित होने लगता है। और हमको देखना है तो ये हम लोग बीकर ले लिए, इसमें हम लोग क्या लिए, सल्फ्यूरिक अम्ल लिए हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल लिए H2SO4। जब हम लोग इसमें जिंक का टुकड़ा डालेंगे, तो इसमें क्या होगा, बुलबुला निकलने लगता है, ये बुलबुला निकलने लगता है। तो ये बुलबुला कौन गैस है, ये बुलबुला हाइड्रोजन गैस है। तो इसका मतलब हुआ कि इस अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस क्या कर रहा है, उत्सर्जित हो रहा है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है, ठीक है। उसी प्रकार मैग्नीशियम को सल्फ्यूरिक अम्ल में डालेंगे, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। आयरन के टुकड़े को सल्फ्यूरिक अम्ल में डालेंगे तो आयरन सल्फेट और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस उत्सर्जित होता है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन है, किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन उत्सर्जित होता है, ठीक है। तो किसी में सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होता है। तो ये कुछ अभिक्रिया है जिसमें जो है ये सब गैस उत्सर्जित होता है। रंग में परिवर्तन, अब कुछ रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसमें रंग में परिवर्तन हो जाता है। पहले कुछ और रंग का था, दूसरा उत्पाद में जो है कुछ और रंग परिवर्तन हो जाता है। जैसे एक देखते हैं आयरन का टुकड़ा है ना, उसी प्रकार इसमें भी देखते हैं कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिए, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। इसमें हम लोग क्या किए, कॉपर का जो है लोहे का कील डाल दिए, लोहे का कील जो होता है आयरन होता है लोहे में, तो लोहे का कील डाल दिए, ये जो है आयरन है। तो इसको जो हम लोग जैसे डालेंगे तो कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है वो कैसा होता है, नीला रंग का होता है। ये क्या हो जाएगा, आयरन के ऊपर जो है एक परत चढ़ जाता है सल्फेट का, जिस कारण से इसका रंग हो जाएगा हल्का हरा हो जाता है। तो इसमें देखिए हम लोग कि रंग में परिवर्तन हो गया। ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में भी पूछता है कि क्या होता है जब आयरन के लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, या फिर जो है लोहे के कील को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो उसका रंग जो है क्यों परिवर्तन हो जाता है। तो इसका आंसर होगा क्योंकि आयरन जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है। जब हम लोग जो है धातु चैप्टर पढ़ेंगे तीसरा में, तो उसमें देखेंगे सक्रियता श्रेणी में कि आयरन जो है क्या करता है, अधिक क्रियाशील है। जैसे में ये क्रियाशीलता श्रेणी है, कोई नहीं, केस, मगर, ऑल, जनता, फ्री, पब्लिक, है, कलकत्ता, हाजीपुर, आगरा, और ये है सक्रियता श्रेणी, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता क्या होती है, घटती है। सबसे कम क्रियाशील हो गया ए सोना, और सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है पोटेशियम, ठीक है। तो इसमें देखते हैं आयरन यहाँ पे है और कॉपर नीचे में है। इसका मतलब आयरन जो अधिक क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है, तो आयरन जो है कॉपर को हटा देगा। तो वही बात यहाँ पे भी है, आयरन कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, जिस कारण से आयरन सल्फेट और कॉपर अलग हो जाता है और विलयन का रंग नीला से हल्का हरा हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जब आयरन के टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, जिससे कॉपर सल्फेट का नीला रंग हल्का हरा रंग में बदल जाता है। ये इसका आंसर हुआ। उसी प्रकार जिंक के टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो फिर कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है,
तो इसमें कैसा बन जाएगा, जिंक के ऊपर एक जो परत चढ़ जाता है सल्फेट का, जिस कारण से इसका रंग कैसा हो जाता है, लाल भूरा रंग का हो जाता है, लाल भूरा रंग का हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखिए कि रंग में परिवर्तन हो गया। तीसरा पॉइंट है हम लोग का तापमान में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हम लोग देखते हैं कि तापमान में परिवर्तन होता है। तापमान में परिवर्तन से तात्पर्य है कि उसमें उष्मा देंगे, या फिर जो है विद्युत देंगे, या फिर जो हम लोग प्रकाश देंगे, तो इसके फलस्वरूप वो अभिक्रिया संपन्न हो सकता है। या फिर जो है कुछ अभिक्रिया के फलस्वरूप ये सब पदार्थ जो उत्सर्जित हो सकता है, जैसे उष्मा निकल सकता है। उसी प्रकार है कि कोयला, कार्बन मतलब कोयला हुआ, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, गर्म करते हैं, त्रिभुज का साइन हुआ, गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होता ही है। कोयला को गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होगा, और उष्मा हीट उत्पन्न होता है। कोयला का जलाते हैं तो हीट उत्पन्न होता है, और प्रकाश हल्का हल्का प्रकाश देता है। तो इसमें जो है उष्मा उत्सर्जित हो रहा है। तो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी इसको हम बोलते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया का प्रकार में देखेंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी इसको हम लोग कहते हैं। इसी प्रकार सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर Na+ और Cl- में ये टूटने लगता है, अलग अलग होने लगता है। इसमें विद्युत देना पड़ा है, इसमें उष्मा उत्सर्जित हो रहा है। ठीक, अब उसी प्रकार AgCl, यह हो गया सिल्वर क्लोराइड, इसमें हम लोग सूर्य का प्रकाश देंगे, सूर्य का प्रकाश देंगे तो ये टूटेगा, Ag और Cl में टूटेगा। अगला है CaCO3 में उष्मा देंगे तब ये टूटेगा CaO+ CO2 में। तो इसमें क्या हुआ, इसमें प्रकाश देना, उष्मा देना पड़ रहा है, इसमें विद्युत देना पड़ रहा है, प्रकाश देना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सब जो अभिक्रिया हो जाएगा उष्मा शोषी अभिक्रिया होगा, क्योंकि ये ग्रहण कर रहा है, ये सब चीज को ग्रहण करेगा। CaCO3 में कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर के पत्थर में हम लोग जो है अगर उष्मा देंगे तब जो है ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूटेगा। तो इसके अभिक्रिया के फलस्वरूप हम लोग जो है ये सब चीज जो है कि उष्मा किसी में देना पड़ रहा है, किसी से उष्मा उत्सर्जित हो रहा है। ठीक है, तो उत्सर्जित का मतलब बाहर निकलना उष्मा, और अवशोषित का मतलब उष्मा का ग्रहण करना। समझ गया? इसी प्रकार जो है चौथा पॉइंट में है अवक्षेप का बनना, फिर अवक्षेप का बनना, और पांचवा है भौतिक अवस्था में परिवर्तन। तो आगे हम लोग देखते हैं चौथा नंबर में अवक्षेप का बनना। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप प्राप्त होते हैं। अवक्षेप का मतलब होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ पेंदी में या नीचे में जो है अवक्षेप के रूप में जमा हो जाता है, कोई चीज जमा हो जाना। ठीक है, तो जैसे में एक अभिक्रिया है सोडियम क्लोराइड, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग नमक भी कहते हैं। सोडियम क्लोराइड है को सिल्वर नाइट्रेट, ये है सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। जब सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया किया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड, ये सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, यानी Ag जो है Cl के साथ और NaNO3 Na जो है NO3 के साथ, है ना, ये बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट। मतलब इस अभिक्रिया में हम लोग देखे कि AgCl जो है अवक्षेप के रूप में, है ना, सफेद जो है जैसे दही होता है, सफेद दही की तरह जो है नीचे में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पेंदी में जमा हो जाएगा। तो जमा हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको तीर का निशान को नीचे की तरफ दिखाते हैं, और उसमें देखे थे गैस की उत्पत्ति में तीर का निशान को ऊपर की तरफ दिखाते हैं। तो इसका मतलब होता है गैस की उत्पत्ति होना, और इसका मतलब होता है कोई चीज का नीचे में जमा हो जाना। ठीक है, अब है अवस्था में परिवर्तन। कुछ अभिक्रियाओं के फलस्वरूप अवस्था में परिवर्तन, अवस्था मतलब होता है भौतिक अवस्था में उसका परिवर्तन हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन है गैस फॉर्म में रहता है, ऑक्सीजन गैस रूप में रहता है, दोनों को मिलाते हैं तो जल बनता है। ठीक है, आप जानते भी हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो जल बनता है, जबकि जल किस में रूप में आ गया, लिक्विड रूप में आ गया, द्रव रूप में आ गया। इसका मतलब अवस्था में परिवर्तन हो गया। गैस को मिलाएंगे तो लिक्विड बन गया, तो अवस्था में परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो ये जो है रासायनिक अभिक्रिया की हम लोग विशेषताएं देखें। पहला देखे थे रंग में परिवर्तन, हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति, ऐसे ठीक है, पहला देखे थे गैस की उत्पत्ति। कुछ रासायनिक अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति हुआ था, हाइड्रोजन जो है उसमें गैस उत्पन्न कर रहे थे। दूसरा में देखे थे रंग की उत्पत्ति, रंग में परिवर्तन। जैसे कॉपर सल्फेट में जहाँ नीला रंग था, हल्का हरा रंग में, ठीक है, लाल भूरा रंग में बदल रहा था। तीसरा में देखे थे हम लोग तापमान में परिवर्तन। तापमान में जो है प्रकाश, विद्युत, ये सब जो है उसमें ले भी सकता है या किसी के अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न भी हो सकता है। चौथा में देखिए हम लोग अवक्षेप का बनना। ठीक है, पांचवा में देखिए अवस्था में परिवर्तन। तो ये सब रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं था।
कभी कोई एग्जाम पूछता है रासायनिक की विशेषता लिखे, तो ये सब पॉइंट को आप लोग डील करते हुए अच्छे से डिस्कस के साथ लिख दीजिए, जो आप बोर्ड में लिखा चुके हैं अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। अगला है, आगे हम लोग बढ़ते हैं रासायनिक समीकरण। हम लोग टॉपिक है ना, इसको क्वेश्चन के रूप में हम लोग दे सकते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रिया अलग चीज है, रासायनिक समीकरण अलग है, ठीक है। जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, जो भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग ले रहे हैं, उसको हम लोग किस रूप में लिखना है? संकेतों एवं सूत्रों की मदद से लिखना है। मतलब कि सिंबल एंड जो है संकेत मतलब सिंबल हो गया और फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो संकेत और सूत्रों की मदद से लिखा जाता है, तो उन्हें हम जो है क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों की मदद से लिखा जाता हो, उसी को हम लोग बोलेंगे रासायनिक समीकरण। जैसे हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो बनेगा हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं। हम लोग जब भी इसको लिखते हैं तो हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं? H2 लिखते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को लिखते हैं तो किस रूप में लिखते हैं? O2 के रूप में लिखते हैं। तो तीर का निशान हाइड्रोजन ऑक्साइड क्या है? यह है हाइड्रोजन ऑक्साइड H2O है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो हाइड्रोजन ऑक्साइड बनता है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन को हम लोग संकेत के रूप में लिखेंगे। हाइड्रोजन का संकेत H होता है, H2 लिखेंगे अणु के रूप में। ऑक्सीजन है तो O2 के रूप में लिखेंगे। हाइड्रोजन ऑक्साइड हुआ तो H2 उसका फॉर्मूला हो गया, सूत्र है ना, फॉर्मूला के रूप में लिखेंगे। तो यही है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग संकेतों और सूत्रों की मदद से लिखते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। इसमें आपको समय भी कम लगेगा। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम ऑक्सीजन को हाइड्रोजन ऑक्साइड लिखेंगे। और भी है, जैसे कार्बन लिखेंगे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ज्यादा टाइम लगेगा इसे लिखने में। तीर का निशान कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे आप बार बार कोई भी अभिक्रिया लिखोगे बहुत समय लग जाएगा आपको लिखने में। तो उसको हम लोग किस रूप में लिखते हैं? हमेशा कार्बन का C लिखेंगे, O2 लिखेंगे, तीर का निशान इसका लिखेंगे CO2। तो इसी तरह हम लोग को जो है हमेशा हम लोग जब भी पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया को हमेशा किस में लिखेंगे? रासायनिक समीकरण के रूप में लिखेंगे, ठीक है। उसको हम लोग संकेतों सूत्रों की मदद से लिखेंगे। को लिखने का जो है अब हम लोग नियम भी जो है देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण को निम्न प्रकार से लिखने के नियम है। पहला है कि अभिकारक एवं उत्पाद के मध्य हमेशा तीर का निशान लगाना चाहिए। ये कहता है कि अभिकारक है ना, हम लोग पढ़े थे पार्ट 1 वीडियो में कि तीर के निशान के बाएं ओर के पदार्थों को अभिकारक कहते हैं और तीर के निशान के दाएं ओर के पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। जैसे मान ले इधर वाला पार्ट जो होगा वो अभिकारक होगा रासायनिक समीकरण में, तीर का निशान के इधर वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। जो भी इधर रहता है इसको अभिकारक बोलते हैं, जो इधर रहता है उसको उत्पाद बोलते हैं। तो अभिकारक और उत्पाद के मध्य हमेशा किसका रहना चाहिए? तीर का निशान रहना चाहिए, ठीक है। ये बात बोल रहा है। दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि अभिकारक में भाग लेने वाले पदार्थों के बीच जो है प्लस चिन्ह रहना चाहिए। जो भी पदार्थ अभिकारक की तरफ भाग ले रहे हैं, जैसे मान के चलो H2 है अब प्लस O2, तीर का निशान H2O बन रहा है, तो इधर जो भी पदार्थ होगा तो उसके बीच जो है हमेशा किसका चिन्ह लगा देना है? प्लस का चिन्ह लगाना है। यहाँ पे दो पदार्थ या दो से अधिक भी पदार्थ हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है। जैसे मान के चलो CaCO3 है प्लस उष्मा, तो इसमें हम लोग को प्लस का चिन्ह देंगे। यहाँ पे प्लस का चिन्ह देना है, ठीक है। तो ये जो है दिमाग रखना कि अभिकारक की तरफ जो है हम लोग को दो पदार्थों के बीच जो है हमेशा प्लस चिन्ह का प्रयोग करना है। अगला कहता है उत्पाद के पदार्थों के बीच प्लस चिन्ह लगाना है उत्पाद की तरफ हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल लेके। ये कार्बन है प्लस O2 है, तीर का निशान CO2 उष्मा प्रकाश। तो इधर जो भी पदार्थ बन रहा है ना, CO2 है, उष्मा है, प्रकाश है, तो इसके मध्य किसका चिन्ह लगाना है? हम लोग को प्लस का चिन्ह लगाना है। याद रखिए आप लोग, ठीक है। तो उत्पाद की तरफ भी जो है हम लोग को प्लस का चिन्ह लगा देना है। अभिकारक की तरफ तो लगाना ही है, ये है, लेकिन जो है उत्पाद की तरफ भी लगाना है। इधर वाला पदार्थ को अभिकारक, इधर वाला पदार्थ को उत्पाद कहते हैं, ठीक है। अगला है उत्पाद, तीर का सिरा हमेशा उत्पाद की तरफ होना चाहिए। ये कहता है कि इधर तो अभिकारक है, इधर हुआ अभिकारक, इधर हो गया उत्पाद, तो तीर का निशान जो हमेशा उत्पाद की तरफ देना है, ना कि ऐसे। हमको ऐसे नहीं घुमाना है, इधर नहीं घुमाना है, ये गलत है।
ये जो है हमेशा जो भी उत्पाद होता है तो उत्पाद के तरफ हम लोग तीर का निशान को दर्शाएंगे। ये था रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम। पहला नियम था कि अभिकारक एवं उत्पाद के मध्य हमेशा तीर का निशान होना चाहिए, अभिकारक एवं उत्पाद के मध्य हमेशा तीर का निशान होना चाहिए। दूसरा कहता था कि अभिकारक में जो भी पदार्थ भाग लेंगे उसके बीच जो है हमेशा प्लस चिन्ह लगा रहना चाहिए, बीच में प्लस चिन्ह लगा चाहिए। दो या दो से अधिक जितने भी पदार्थ रहेंगे अभिकारक की तरफ उसके बीच में हमेशा प्लस चिन्ह, है ना। अगला उत्पाद के मध्य, उत्पाद पदार्थों के उत्पाद इधर हो गया, इसमें कितनों पदार्थ आ जाए उसके मध्य जो है प्लस का चिन्ह लगाना है, ठीक। अगला है तीर का निशान हमेशा उत्पाद की तरफ, तीर का निशान हमेशा उत्पाद की तरफ ही दिखाना है। ये रासायनिक समीकरण लिखने का नियम था, ऐसे ही लिखना है रासायनिक समीकरण को, ठीक है। यहाँ तक रासायनिक समीकरण खत्म हो रहा है कि लिखने का नियम खत्म हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण में भी जो है कुछ देखते हैं कि कुछ असंतुलित समीकरण होता है, असंतुलित होता है, कुछ संतुलित समीकरण कहते हैं, असंतुलित को हम लोग संतुलित करते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग बताएंगे कि असंतुलित समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब है कि असंतुलित समीकरण या इसी का दूसरा नाम है कंकाली समीकरण, इसी को हम लोग बोलते हैं कंकाली समीकरण। कभी बार एग्जाम में पूछ देता है कंकाली समीकरण किसे कहते हैं, तो बच्चा घबरा जाता है, उसी को बोलते हैं असंतुलित समीकरण को ही हम लोग कंकाली समीकरण कहते हैं। इसी को अनबैलेंस इक्वेशन, बैलेंस नहीं अनबैलेंस इक्वेशन कहते हैं। किसे कहते हैं? वैसा समीकरण जिसमें दोनों और परमाणु की संख्या बराबर नहीं होता हो। दोनों और का मतलब हो गया, जैसे बात करते हैं हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का बात करते हैं तो मिलता है जल बनता है। इसमें हम लोग दोनों और का बात है तो एक हो गया अभिकारक, इधर हो गया उत्पाद। इसमें दोनों और परमाणुओं की संख्या क्या नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। इसी को हम लोग बोलेंगे असंतुलित समीकरण। ये समीकरण जो हो जाएगा, कौन समीकरण है? असंतुलित समीकरण है। कैसे पता करेंगे? देखो इधर हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, इधर भी हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? 2 अणु हैं, ठीक है। इधर है ऑक्सीजन के 2 अणु, लेकिन इधर ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? एक ही अणु है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे है 2, यहाँ पे है ऑक्सीजन 2, इधर है हाइड्रोजन 2, इधर है ऑक्सीजन 1, तो बराबर है? नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2, यहाँ 2, ऑक्सीजन 2, लेकिन इधर है ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन इधर 1 ही हो गया। यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1, तो बराबर नहीं हुआ। तो इस तरह का हम समीकरण को बोलेंगे असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण कहते हैं। और भी एक एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग, जैसे Mg मैग्नीशियम है, अब प्लस O2 तीर का निशान MgO। ये देखना है कि संतुलित समीकरण है कि असंतुलित है। तो हम लोग इसको जांच करने के लिए अणु को हम लोग बराबर करते हैं। मैग्नीशियम इधर 1 है, इधर भी मैग्नीशियम 1 है, बराबर है, ठीक है। O2 इधर 2 है, इधर 1 है, इसका मतलब दोनों तरफ बराबर नहीं है, ऑक्सीजन बराबर नहीं है। दोनों का बराबर होना जरूरी है, किसी एक के बराबर से नहीं, दोनों के बराबर हो जाना जरूरी है। तो इस प्रकार के समीकरण को हम लोग कौन समीकरण बोलेंगे? असंतुलित समीकरण कहते हैं, ठीक है। अब इसी को हम लोग को क्या करना पड़ता है? संतुलित करना पड़ता है कि दोनों ओर को बराबर करना। हमेशा जो है रासायनिक समीकरण को लिखा कीजिए, एग्जाम में भी आप लोग लिखिएगा तो संतुलित करके ही लिखिएगा, नंबर आएगा उससे अच्छा। तो असंतुलित में क्या होता है कि परमाणु यौगिक में जो है अणुओं की संख्या जो होता है बराबर नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ बराबर नहीं है। तो इस प्रकार के समीकरण को असंतुलित समीकरण कहते हैं। वैसा समीकरण जिसमें दोनों और परमाणु की संख्या बराबर नहीं होता उसे हम लोग कौन समीकरण कहते हैं? असंतुलित समीकरण कहते हैं, ठीक। हम लोग देखेंगे, हम लोग असंतुलित समीकरण को जो है देख लिए। असंतुलित समीकरण वैसे समीकरण कहते हैं जिसमें दोनों और परमाणु की संख्या बराबर नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग असंतुलित समीकरण को संतुलित करने सीखेंगे, कैसे हम लोग असंतुलित समीकरण को संतुलित करते हैं। और हम लोग जब भी रासायनिक समीकरण को लिखेंगे तो हमेशा संतुलित समीकरण में लिखेंगे, ठीक है। तो पहले इसका परिभाषा देख लेते हैं। संतुलित समीकरण यानी बैलेंस इक्वेशन किसे कहते हैं? इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। वैसा समीकरण जिसमें दोनों और क्या होना चाहिए? परमाणु की संख्या बराबर होना चाहिए, इसमें दोनों और परमाणु की संख्या बराबर होना चाहिए, उसे हम लोग बोलेंगे संतुलित समीकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे है कि जैसे हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, MgCl2 हाइड्रोजन है, तो ये जो है कौन समीकरण है? ये है मेरा असंतुलित समीकरण है, यह है असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम इधर 1 हो गया, 1 1 दोनों तरफ बराबर है मैग्नीशियम। हाइड्रोजन इधर 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 हो गया, तो बराबर नहीं है हाइड्रोजन। क्लोरीन इधर 1 है, इधर 2 है, तो दोनों तरफ भी क्लोरीन बराबर नहीं है। तो हम लोग को क्या करना है? संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए हम लोग एक जो है विधि का प्रयोग करेंगे, वो है अनुमान विधि। अनुमान विधि, अनुमान विधि से हम लोग क्या करेंगे? इसको संतुलित करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड,
स्टाइल मेथड, इसका प्रयोग करके हम लोग जो है इस समीकरण को हम लोग क्या करना है, संतुलित करना है। समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। इसमें जो जो तत्व है पहले इसको आप लिख लीजिए। ये ऐसे है, मैग्नीशियम हुआ, ठीक है। एक और भी विधि है, हम बाद में बताएंगे। मैग्नीशियम हो गया, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, तीनों तत्व को मैग्नीशियम, हाइड्रोजन और क्लोरीन तीनों तत्व को इधर लिख दिए। इधर भी लिख देंगे, मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन हुआ और क्लोरीन, इसको जो है परमाणु के रूप में लिखना है। अब इधर देखते हैं, मैग्नीशियम हो गया, इधर एक है तो यहाँ पे एक लिखेंगे, हाइड्रोजन इधर एक है तो इधर भी एक लिखेंगे, क्लोरीन इधर एक है तो यहाँ पे भी एक लिख देंगे, ठीक है। मैग्नीशियम का बात करते हैं, इधर मैग्नीशियम इधर एक है तो एक लिख देंगे, हाइड्रोजन इधर दो है तो दो लिख देंगे, क्लोरीन यहाँ दो है तो यहाँ लिख देंगे। मतलब अभिकारक में जो जो पदार्थ रहेंगे उसको इधर लिख देंगे, जो जो पदार्थ रहेंगे, उत्पाद में जो जो पदार्थ होगा उसको इधर लिख देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अच्छा मैग्नीशियम तो एक है, इधर भी मैग्नीशियम एक है, बराबर है दोनों तरफ, मैग्नीशियम में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पे ये हो रहा है, हाइड्रोजन एक है लेकिन हाइड्रोजन इधर कितना हो गया, दो है। तो दिक्कत ये हो रहा है कि हाइड्रोजन हमको इधर भी दो बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक को हम लोग क्या बनाना है, दो बनाना है, तो कितना से गुना करेंगे हम लोग, दो से गुना करेंगे, तब ये जो है दो बनेगा, तब जो है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बराबर होगा दोनों तरफ। इधर का बात करते हैं, क्लोरीन इधर एक है इधर दो है, तो हम लोग किधर गुना करना है इस बार, क्लोरीन को, क्लोरीन में यहाँ गुना करना है ना, कितना से गुना करना है, दो से गुना करना है, तो दो से गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा, दो बन जाएगा। अब देखते हैं, फिर से बना, पहले एक बार गुना करने के बाद फिर हम लोग चेक करेंगे बराबर है कि नहीं। मैग्नीशियम एक, मैग्नीशियम एक, ठीक है, हाइड्रोजन दो बन गया, हाइड्रोजन भी दो बन गया, ठीक है। क्लोरीन एक है, क्लोरीन दो बन गया और क्लोरीन दो बन गया, दोनों तरफ बराबर। हम लोग क्या किए, एक को दो से गुना किए, दो हो गया, एक को दो से गुना। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, मैग्नीशियम एक, ठीक है। अच्छा हाइड्रोजन में दो लगाए हैं, तो जो कुछ भी लिखना है यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ भी कुछ नहीं लिखना है, उसके आगे में लिखना है। यहाँ दो लगा दिए क्योंकि हम लोग दो से गुना किए हैं, यहाँ दो लगाए, तो जब दो हाइड्रोजन में लगाया यहाँ लगाए, ये दो जो है दोनों का हो गया है, क्लोरीन का भी दो है और हाइड्रोजन का भी दो है, तो दोनों का दो हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये दो जो है हाइड्रोजन का भी है, क्लोरीन का है। और इधर पे देखते हैं, इधर तो पहले से हाइड्रोजन क्लोरीन। अब जो फिर से हम लोग एक बार चेक करते हैं, मैग्नीशियम एक, मैग्नीशियम एक, हाइड्रोजन दो, तो हाइड्रोजन भी कितना है यहाँ पे, दो। फिर ये दो जो है क्लोरीन का है, तो ये दो क्लोरीन का भी हो गया, ठीक है। ये दो जो है दोनों का है, ये जो दो जो है हाइड्रोजन का भी है और ये दो जो है फिर क्लोरीन का भी है। इसलिए हम लोग जो भी कुछ लगाते हैं तो इस जो है यौगिक के आगे में लगाएंगे, या यहाँ भी कुछ लगाना हो तो आगे में ही लगाएंगे, ठीक है। दूसरा हम लोग एक और जो है हम लोग अभिक्रिया देखते हैं, एक और अभिक्रिया देखते हैं। हम लोग आज जो है रासायनिक समीकरण को जो हम संतुलित अच्छे से सीखते हैं। दूसरा है H2 + O2, तीर का निशान H2O। हम आता भी एग्जाम में कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करके दिखाएं। तो इधर पे बात करते हैं, ठीक है। तो इधर हाइड्रोजन दो है, ठीक है, और हाइड्रोजन इधर दो है, फिर वही करते हैं, हाइड्रोजन लिख दिए इधर, यहाँ पे दो, ऑक्सीजन को भी लिख दिए इधर दो, इधर हाइड्रोजन को लिख देते हैं दो, इधर ऑक्सीजन को लिख देते हैं एक। दिक्कत क्या हो रहा है, दिक्कत ये हो रहा है कि हाइड्रोजन यहाँ दो है, हो गया, ऑक्सीजन दो हो गया, हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन एक। दिक्कत हो रहा है ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन तो बराबर है, ऑक्सीजन दो है, इधर एक है, तो कितना से गुना करना है, इधर दो से गुना करेंगे तो ऑक्सीजन दो बन जाएगा। तो यहाँ पे जो दो लगाए, जहाँ गुना करते हैं उधर हम लोग लगाएंगे, तो इधर दो लगाए उत्पाद की तरफ, इधर हो गया उत्पाद, इधर हो गया अभिकारक। ये सब पदार्थ अभिकारक का, ये सब उत्पाद का है। तो ये दो इधर लगाए तो दो इधर हम लोग लगाएंगे, तो यहाँ पे नहीं लगाना, ये दो ऑक्सीजन में लगाए तो यहाँ पे दो मत लगाना, यहाँ पे हम लोग चाहेंगे यहीं पे दो लगा दे, नहीं, जो कुछ भी लगाना है इसके आगे में लगाएंगे। हम बोले तो जब यहाँ पे दो लगाए तो ये ऑक्सीजन तो दो हो गया, लेकिन इसके चक्कर में फिर हाइड्रोजन बढ़ गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, देखिए पहले दो था, अब हम पहले ही बोले ये दो जो है दोनों का होता है, ऑक्सीजन दो हो गया, लेकिन इसके चक्कर में फिर हाइड्रोजन कितना हो गया, चार हो गया। तो हाइड्रोजन चार हो गया, तो इसको भी जो है यहाँ कितना, अब ये हाइड्रोजन देखो यहाँ पे दो चार हो गया, तो यहाँ पे भी हम लोग को क्या लगाना है, हाइड्रोजन को चार करना है, इसके आगे में दो लगा देंगे। अब जो है ये समीकरण संतुलित हो गया। फिर से एक बार चेक कर लीजिए लास्ट में एक बार अपने से, हाइड्रोजन दो दुना कितना हो गया, चार, हाइड्रोजन कितना हो गया, दो दुना चार, ऑक्सीजन कितना है, दो, ऑक्सीजन दो, ये संतुलित हो गया, ठीक है। एक अभिक्रिया को और देखते हैं हम लोग, एक देखते हैं Mg, मैग्नीशियम है अब प्लस O2 है, तीर का निशान MgO। अब हम लोग जो है ऐसे हम लोग नहीं लिखे, बराबर डायरेक्ट ऐसे करते हैं, मैग्नीशियम एक है, मैग्नीशियम एक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन यहाँ एक है, तो यहाँ पे दो लगा देंगे, दो लगा दिए। तो इसके यहाँ पे देखते हैं कि दो जो है ऑक्सीजन का है, लेकिन इसके चक्कर में फिर मैग्नीशियम दो हो गया, तो मैग्नीशियम दो हो गया तो इधर भी आप दो लगा दीजिए, तो ये जो है संतुलित समीकरण हो गया, ठीक है। और देखिए N2 + O2, तीर का निशान N2O। इसमें बात करते हैं तो नाइट्रोजन दो है, नाइट्रोजन दो है,
ऑक्सीजन इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर 1 है, तो इसका मतलब इधर 2 लगाना है, तो इधर तो 2 नहीं लगा सकते, यहाँ 2 लगा दिए। जब यहाँ ऑक्सीजन 2 हो गया तो ऑक्सीजन इधर भी 2 हो गया, लेकिन इसके चक्कर में फिर नाइट्रोजन कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। तो यहाँ पे भी हम लोग कितना बनाना है, 4 बनाना है, तो यहाँ पे आगे में 2 लगा देंगे तो 2 दूना 4 हो गया। मतलब इसको हम लोग ऑक्सीजन को ठीक करते हैं तो नाइट्रोजन अपने आप बढ़ जाता है, तो नाइट्रोजन बढ़ जाएगा तो इधर भी आपको बढ़ाना पड़ेगा बराबर करने के लिए। फिर से लास्ट में एक बार चेक कर लीजिए अपने से, नाइट्रोजन 2 दूना 4 हो गया, नाइट्रोजन 2 दूना 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 है तो ये ऑक्सीजन ये 2 इसका भी हो गया। ठीक है, और देखते हैं हम लोग KClO3, इसको तोड़ेंगे तो हम लोग बनता है KCl + O2। अब इसमें भी हम लोग अभिक्रिया में बात करते हैं, तो इस अभिक्रिया में देखते हैं पोटेशियम 1 है, पोटेशियम 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर है। क्लोरीन इधर 1 है, क्लोरीन इधर 1 है, ठीक है, बराबर, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन यहाँ 3 है, ऑक्सीजन 2, ये दिक्कत हो गया, भरका दिक्कत, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 2, इधर बड़ा दिक्कत हो गया। तो इसमें क्या कर दिए, विषम संख्या वाला जब भी आए आपको 3 हुआ 5 हुआ 7, ये सब विषम संख्या वाला जब भी आए तो इसका संख्या को इससे गुना कर देना, इसका संख्या को इससे गुना कर देना, ये तरीका है। तो ऑक्सीजन का 3 है तो इसका 3 को यहाँ पे गुना कर देना। अब ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन कितना हुआ, 3 दूना 6 हो गया। जब ऑक्सीजन 6 हुआ तो हमको भी ऑक्सीजन यहाँ 6 बनाना है, यहाँ 3 है तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 3 6 हो जाता है। जब यहाँ देखिए ऑक्सीजन 6 हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया, अब इस चक्कर में यहाँ पे जो भी कुछ लगाते हैं तो फिर से उसको देखते हैं कि इसके चक्कर में पोटेशियम और क्लोरीन बढ़ गया, तो 2 बढ़ गया, तो यहाँ पे हम लोग फिर जो है 2 लगा देंगे, तो देखते हैं कि पोटेशियम और क्लोरीन भी 2 हो गया। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, पोटेशियम 2 हो गया, क्लोरीन 2, पोटेशियम 2 क्लोरीन 2, ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 दूना 6, ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 दूना 6 हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं और भी क्या। अब थोड़ा सा हार्ड वाला देखते हैं कि ब्रैकेट वाला कैसे बनाते हैं संतुलित। Al + H2SO4, तीर का निशान, Al2SO4 होल 3 + H2, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। तो ये सब ब्रैकेट वाला तो देखते हैं, ये सब बहुत अलग अलग मेथड है संतुलित समीकरण का, मगर ये जो है एक अनुमान विधि है जिसको हम लोग बनाते हैं अनुमान विधि से। तो ऐसे जो है बहुत लंबा प्रोसेस भी है, 4-5 स्टेप में जाता है, उतना नहीं जानना है, लेकिन इस जो है शॉर्टकट में आपका बन सकता है अनुमान विधि से। बस कुछ नहीं, अभिकार और प्रतिफल की तरफ जो है आपको गुना करना है, बराबर करना है परमाणु को, जो भी कुछ गुना में चाहिए उसको आगे में लिखना है। इसमें देखते हैं अल्युमिनियम इधर 1 है, अल्युमिनियम इधर कितना है, 2 है, पहले दिक्कत हो गया तो यहाँ पे 2 लिख दिए, ठीक है, अल्युमिनियम अब 2 हो गया, अल्युमिनियम 2 हो गया। फिर बात करते हैं, अच्छा ये SO4 एक साथ है, SO4 3 है, यहाँ पे SO4 कितना है, 1 ही है, देखते हैं SO4 यहाँ पे 1 ही है, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 लगाएंगे तो इसका आगे में 3 लगा दिए। अब ये पूरे SO4 जो है, ये पूरे SO4 जो है कितना क्या बन गया, 3 बन गया। जब SO4 3 बन गया तो हाइड्रोजन फिर कितना हो गया, 3 दूना 6 हो गया। हाइड्रोजन जब 6 हो गया तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन को 6 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग फिर से एक बार चेक करते हैं कि बराबर है कि नहीं है। अल्युमिनियम 2 अल्युमिनियम 2, SO4 3, तो SO4 3, हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 6, तो ये संतुलित समीकरण हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम लोग जो है बहुत सब समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। जैसे और है Na + O2, तीर का निशान Na2, ईजी है दोस्तों, ये सब जो है आप लोग जो है संतुलित कीजिएगा। रसायन की भाषा एक बुक है, उसमें जो है संतुलित असंतुलित समीकरण बहुत सब है, वो सबको अपने घर में बैठ के जो है संतुलित कीजिए। ठीक है, जैसे है एक सोडियम परमाणु है ना, ऑक्सीजन, इसमें हम लोग देखते हैं कि यह जो है कौन सा असंतुलित समीकरण है, इसको संतुलित बनाना है। तो आपको एग्जाम में भी असंतुलित समीकरण दिया हुआ रहेगा, उसको क्या बनाना है, हमको संतुलित समीकरण बनाना है। तो हम लोग बात करते हैं, Na जो है इधर Na 1 है, सोडियम 1 है, सोडियम इधर 2 है। पहले में दिक्कत हो गया, सोडियम 1 है, सोडियम 2 हो गया, तो यहाँ पे कितना लगाना है हमको, सोडियम 2 लगा देना है। तो सोडियम इधर भी 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आज बात करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ 1 है, ऑक्सीजन यहाँ कितना हो गया, 2। अब फिर जो है यहाँ पे 2 लगाए। ठीक, अब ऑक्सीजन अब जो है ऑक्सीजन कितना हो गया, अब ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। जब ऑक्सीजन 2 हो गया तो हम बताए हैं कि जब भी कुछ लगाते हैं तो उसको चेक करना यौगिक में कि फिर कुछ बढ़ तो नहीं रहा है। सोडियम फिर कितना हो गया, 2 दूना 4 हो गया। जब सोडियम 4 हुआ तो इसको हम लोग फिर जो है साफ करके कितना लिखेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट 4 लिखेंगे। हम लोग कर सकते हैं, पहले कोई संख्या को ऐसी जो है अनुमान करके बनाते हैं, अनुमान नहीं हो रहा है तो फिर हम उसको साफ करके जो है अगला संख्या को बैठा सकते हैं। फिर हम लोग चेक करते हैं, सोडियम 4 का हो गया तो सोडियम 2 दूना 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया तो ऑक्सीजन 2 हो गया। तो इस तरह से जो है कोई भी बराबर राशि समीकरण जो है हम लोग समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, एक और समीकरण को देख लेते हैं।
ये एक समीकरण है, इसको हम लोग को क्या करना है, संतुलित करना है। ये ब्रैकेट वाला एक आ गया, ब्रैकेट वाला एक आ गया, ठीक है। ब्रैकेट वाला देखते हैं, एक ब्रैकेट वाला तो यहाँ पे भी आया था, लेकिन ये वाला देखते हैं OH वाला में। पोटेशियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, KOH बना और कैल्शियम हो गया, ठीक है। इसको हम लोग संतुलित करना है, आज तक करते हैं। पोटेशियम 1 है, पोटेशियम 1 है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर है पोटेशियम में। OH जो है एक साथ, OH कितना है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे OH कितना हो गया 1 है, तो यहाँ इसका मतलब इसको 2 बनाना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं लगाएंगे ब्रैकेट में, यहाँ पे कुछ नहीं, जो भी कुछ लगाना आगे में हम बता चुके हैं, आगे में 2 लगाए तो OH कितना हो गया, OH कितना हो गया 2 हो गया, ये OH जो है 2 हो गया। अब जो OH 2 हो गया तो इसके चक्कर में फिर जो है ये 2 जो है पोटेशियम फिर बढ़ गया, 2 पोटेशियम बढ़ गया, तो यहाँ पे 2 लगा दिए, पोटेशियम 2 हो गया। अब कैल्शियम 1 है तो कैल्शियम 1 बराबर हो गया, फिर से बच गया पोटेशियम 2 पोटेशियम 2, OH 2 OH 2, ठीक है। OH 2 हो गया, OH को एक साथ रखना, अलग अलग नहीं करना, ऑक्सीजन को अलग हाइड्रोजन को अलग मत करना, क्योंकि यहाँ पे एक साथ है। OH को एक साथ रखना, OH 2 हो गया, कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, तो ये समीकरण को हम लोग संतुलित समीकरण कहेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो है ऐसे देखते हैं संतुलित समीकरण जो है, जो भी रहे संतुलित समीकरण बहुत बड़ा बड़ा समीकरण है, उस सबको हम लोग संतुलित कर सकते हैं। जैसे और भी देख लेते हैं, एक है एल्युमिनियम को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करें तो बनेगा AlCl3, ठीक है। तो इसको भी देखते हैं हम लोग, Al 1 है, Al 1 है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 3 है, तो हम लोग बताते हैं विषम संख्या है, इसका 3 को इससे गुना करना, 3 गुना 6 हो गया। अब इसका 2 को इससे गुना करना 6 बनाने के लिए, तो यहाँ तो कुछ नहीं कर सकते, आगे में लगाएंगे क्लोरीन। अब जो क्लोरीन 6 हो गया, इस चक्कर में फिर एल्युमिनियम बढ़ गया, एल्युमिनियम कितना बन गया 2 बन गया, तो यहाँ पे भी 2 लगा दिए, बराबर हो गया दोनों तरफ, एल्युमिनियम 2 क्लोरीन 6 क्लोरीन फिर 6 हो गया। तो ये सब जो है हम लोग संतुलित करने सीखे आज की, संतुलित कैसे करते हैं, ठीक है। और भी है, आप लोग बुक बनाइएगा जो है अच्छे, वहाँ पे भी समीकरण जो है आएंगे संतुलित करने के लिए, तो वो सबको जो है अनेक अनुमान विधि से प्रैक्टिस कीजिए बार बार, उसमें जो है आपको बन जाएगा। दोनों तरफ परमाणु की संख्या को बराबर करना है, और कुछ भी गुना करना आगे में लगाना है, और ये जो गुना करते हैं और ये जो है ये दोनों से गुना हो जाता है, इससे भी गुना होता है, इससे भी गुना हो जाता है आगे वाला संख्या, ठीक है। तो इस तरह से संबंधित जैसे जितना भी रासायनिक समीकरण आएगा और समीकरण को हम लोग संतुलित कर सकते हैं। तो आप लोग जो है सब कुछ हम संतुलित समीकरण दे रहे हैं, आप लोग को क्या करना है, घर से इसको जो है बनाना, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जो जितना हम पढ़ा है उसको जो वीडियो को बार बार देखिएगा, कि कहाँ सब जहाँ समझ में नहीं आ रहा वीडियो को जो है आप लोग बार बार देखिएगा, ठीक है। कुछ संतुलित समीकरण है, ये सब संतुलित समीकरण आपको जो है असंतुलित समीकरण है, ये सबको हमको क्या करना है, संतुलित करना है, ठीक है। घर में जो है आप लोग संतुलित कीजिएगा। तो ये 10 हम संतुलित असंतुलित समीकरण दिए हैं, इसको जो है आप लोग को संतुलित करना, प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार, इसको आप बनाइएगा, आपको बन जाएगा। जितना भी है वही बात है, कुछ भी हमको गुना करना है तो यहाँ पे करना गुना, ठीक है। और अभिकारक और प्रतिफल को दोनों तरफ हमको क्या करना, बराबर करना है। ये वाला जो है ये हम लोग जानते भी, ये प्रकाश रासायनिक समीकरण का संतुलित समीकरण है, इसको हम जो है बस बता देते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा भी समीकरण है। CO2 है, H2 है, तो कुछ नहीं, इसको 6 है, यहाँ पे 12 लिख दीजिएगा, और यहाँ पे जो है 6 और यहाँ पे 6, ठीक है, याद रखिएगा। 6 कार्बन हो गया, 6 कार्बन हो गया। बात करते हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन 6 दुना 12 इधर से 12 है, ठीक है। तो 12 कितना हो गया 24 जोड़ते हैं इधर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 6 दुना 12 और 6 कितना 18 और 6 कितना हो गया इधर, 18 6 24 हो गया। हाइड्रोजन की बात करते हैं 24, तो हाइड्रोजन भी 12 और यहाँ पे 12 6 दुना 12 24, मतलब इधर बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ पे 6 12 6, ठीक है, याद रखिएगा। ये रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का भी ये समीकरण है, जो बायोलॉजी का चीज है, ठीक है, बायोलॉजी। तो इसको जो है आप लोग घर में बनाइएगा रासायनिक समीकरण को, ठीक है, संतुलित कीजिएगा, सब बराबर इजी है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। हम लोग जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने सीख गए, और कुछ 10 हम लोग रासायनिक समीकरण भी दिए, उसको जो आप लोग बनाइए, अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो है रासायनिक अभिक्रिया में आते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ये जो है तीसरा टॉपिक हम लोग जो है शुरू किए हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो हम लोग जो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखेंगे, ठीक है, उसका थोड़ा सा और है कुछ, उसके बाद ये चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण जो है खत्म हो जाएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग ये सब प्रकार को देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को अलग अलग प्रकारों में बांट दिया है। तो एक है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया को हम लोग जो है इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन करते हैं, ठीक है। और दूसरा है विघटन या अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। तो इसको जो हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन
इसको जो हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तीसरा है विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया, इसको हम लोग बोलेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तीसरा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो द्वि का मतलब डबल, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला है अवक्षेपण अभिक्रिया, इसको बोलेंगे प्रीसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक। और है उष्माशोषी एवं उष्माक्षेपी, इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। उष्माशोषी को बोलेंगे इंडोथर्मिक और उष्माक्षेपी को बोलेंगे एक्सोथर्मिक। उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये भी एग्जाम पूछता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे करते हैं। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, उपचयन को बोलेंगे हम लोग इंग्लिश यहाँ लिख देते हैं, उपचयन को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। ये इसका भी क्या रिडॉक्स अभिक्रिया, अंतिम में रिडॉक्स रिएक्शन। तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में देख रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, विघटन अभिक्रिया, है ना, विस्थापन अभिक्रिया या उसी का दूसरा नाम एकल विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल जिसमें उसका अवक्षेपण अभिक्रिया, उष्माशोषी उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उपचयन उसी का दूसरा नाम ऑक्सीकरण, अपचयन उसका दूसरा नाम अवकरण अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया। ये सब एक एक अभिक्रिया को हम लोग पढ़ेंगे विस्तार के मतलब परिभाषा के साथ। और इससे संबंधित एग्जाम में आता भी है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, विघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, या उसका एग्जाम्पल दे देगा कि ये कोई रासायनिक अभिक्रिया दे देगा, बोलेगा ये किस अभिक्रिया में आता है, संयोजन में कि वियोजन में, है ना। तो वो जो है एग्जाम्पल दे देगा आपको, तो पूछेगा ये कौन सा अभिक्रिया है ना। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से और एग्जाम्पल को उसको समझेंगे अच्छे से, ठीक है। तो हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट थर्ड वीडियो में जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके जो है अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, परिभाषा देंगे, उसमें एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। और बताएंगे कि कौन सा अभिक्रिया जो संयोजन है वियोजन है उसको हम बांटेंगे अच्छे से, ठीक है दोस्तों। आप लोग जो है ऐसे मेरा यूट्यूब चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, और शेयर भी कीजिए, ताकि जो अधिक से अधिक दोस्तों को जो है पहुँचे, लाभ मिल सके उसको, ठीक है। और हम लोग जो है पहला ये रासायनिक अभिक्रिया का पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग आगे दूसरा चैप्टर फिर डालेंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, और आप लोग भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पार्ट थर्ड वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय।